Jai Hind aspirants. This is Pallavi and a warm welcome to all of you on this YouTube channel. एस्पिरेंट्स, आज के इस सेशन में हम सभी चर्चा करने वाले हैं महाजनपद काल को। ओके, जैसा कि आपको पता है कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में बिहार के सीमावर्ती जिले, लेक्चर नंबर सेकंड में वैदिक काल, ओके, इस तरीके से आपको अपलोड कराया जा चुका है। और ये आज के इस सेशन में हम सभी क्या देखने वाले हैं, तो आज के इस सेशन में हम सभी महाजनपद काल के ऊपर चर्चा करेंगे। ओके, महाजनपद काल में आप यह देखेंगे कि जो बिहार है, ओके, बिहार के क्षेत्र में जो महाजनपद काल है उसका विस्तार किस तरीके से है, इसका एक जो होल कवरेज है वो आपको आज के सेशन में दिया जाएगा। ओके, तो आज के सेशन में हमारे साथ आप अंत तक जरूर बने रहेंगे। यदि आप बिहार एसएससी, ओके, बिहार एसएससी सीजीएल फोर्थ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिहार एसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बिहार, ओके, या फिर बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही यदि आप 72nd बीपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। ये जो इम्पोर्टेंट सेशन है वो बिहार के एग्ज़ाम से ओरिएंटेड है। बिहार स्पेशल का मतलब होता है बिहार के एग्ज़ाम्स में जो बिहार स्पेशल से जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बिहार के इतिहास, बिहार के भूगोल, बिहार का पॉलिटी, बिहार का इकोनॉमी, इस तरीके से जो बिहार से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं वही इस 5 बजे वाले सेशन में आपको कंप्लीट कराया जाता है। और ये वीडियोज़ प्रतिदिन शाम के 5 बजे आपके लिए अवेलेबल करा दी जाती है। यदि आप अपना सपोर्ट इस चैनल को और इस वीडियोज़ को देते हैं तो आपके लिए ज़रूर ही आपके लिए एक बड़ा मैराथन सीरीज भी लाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपनी तैयारी को और बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। ओके, तो आई थिंक कि बिना किसी विलम्ब के हमें आज के सेशन की शुरुआत करनी चाहिए। और आपको महाजनपद काल से संबंधित जो भी नॉलेज हमारे पास है, जो भी हमारे पास फैक्ट्स है, जो भी हमारे पास नोट्स है, आपके लिए अवेलेबल कराया जाना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, बैचेज भी नहीं परचेज कर सकते हैं, उन्हीं के लिए ये सीरीज लाया गया है। और ये मेरा अपना नोट्स है। ओके, तो आप अपना नोट्स अपने अकॉर्डिंगली भी बना सकते हैं। आप यूट्यूब की वीडियोज़ के माध्यम से, या फिर यदि आपने बैच परचेज करा है तो उस माध्यम से, या फिर गूगल के माध्यम से आप अपना नोट्स खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड इन वीडियोज़ के माध्यम से आप अपनी समझ को विकसित कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। ओके, महाजनपद काल में आप यह देखेंगे कि महाजनपद की जो कुल संख्या है वह है 16। ओके, महाजनपद की कुल संख्या है 16, जिसमें जो 3 महाजनपद है वो बिहार में है। क्योंकि हमें 16 महाजनपद को नहीं पढ़ना है, 16 महाजनपद को हम भारत के इतिहास में, प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ेंगे। जबकि हम यहाँ प्राचीन बिहार के इतिहास को पढ़ रहे हैं तो हम बिहार के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन होंगे उन्हीं को इम्पोर्टेंट मान करके हम चलेंगे। ओके, तो महाजनपद काल में आप यह देखेंगे कि बिहार में कुल महाजनपदों की संख्या 3 है, बिहार में 3 है, और कुल ऐसे महाजनपदों की संख्या 16 है, 16 है। ओके, बिहार में 3 महाजनपद कौन कौन से हैं? एक है वज्जी, दूसरा है मगध और तीसरा है अंग। इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं। वज्जी, मगध और अंग, ये 3 महाजनपद जो है वो बिहार के 3 महाजनपद हैं। यदि कोई आपसे पूछे कि वज्जी महाजनपद के बारे में अपनी जानकारी हमारे साथ शेयर करें तो आप ये बताएंगे कि वज्जी महाजनपद जो है वो वैशाली और मुजफ्फरपुर ज़िले का है। ओके, इसका जो क्षेत्र है वो वैशाली और मुजफ्फरपुर ज़िला है। वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी वो वैशाली थी। ये 8 कुलों का संघ था, इसीलिए इसको हम अठकुल भी कहते हैं। ओके, लिच्छवी वज्जी में शामिल था, और जो विश्व का पहला प्रांत है, विश्व का पहला जो गणतंत्र प्रांत स्थापित है वह वज्जी लिच्छवी में ही हुआ था। वज्जी महाजनपद कुंडग्राम, वज्जी महाजनपद से एक विशेष जानकारी आपको मिलती है कि जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनका जो जन्म है वो कुंडग्राम में देखने को मिलता है, जो वज्जी महाजनपद का ही भाग था। और आम्रपाली का जो जन्म है वो भी वैशाली में हुआ है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो वज्जी महाजनपद से रिलेटेड है। ओके, इस तरीके से भी आप अपना नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर यदि आपको इसे लिखना है राइटिंग के फॉर्म में तो आप इसको आगे भी समझ सकते हैं। ये आपके लिए इस तरीके से आप यह देखेंगे कि मान लेते हैं कि ये हमारे, ओके, इस तरीके से मान लेते हैं कि ये हमारा बिहार है। तो बिहार में आप यह देखेंगे कि ये जो इस तरीके से आप जानते हैं बिहार 2 भागों में बटा हुआ है। तो ऊपर वाला जो भाग है वो वज्जी महाजनपद का भाग था, जबकि नीचे वाले भाग में इसको 2 वर्गों में वर्गीकृत करके इधर मगध और ये अंग के
ओके। इधर अंग महाजनपद था। इस तरीके से बिहार में कुल महाजनपदों की कुल कितनी संख्या थी? तो बिहार में 3 महाजनपद थे, वज्जी, मगध एंड अंग। ओके। इस तरीके से यदि आप आगे देखेंगे तो आप आगे समझेंगे कि जो महाजनपद काल है उसका जो प्रारंभ है वो 600 ईसा पूर्व में हुआ था और 16 महाजनपदों का उदय उस समय हुआ था। इसके बारे में जो जानकारी है वो बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से देखने को मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से। ओके। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र से देखने को मिलता है। आप इसको याद कर लेंगे। 16 महाजनपदों में से जो 3 महाजनपद थे वो बिहार के क्षेत्र में थे। 16 में से 3 महाजनपद कौन कौन से? वज्जी, अंग एंड मगध। वज्जी, अंग एंड मगध जो है वो 3 महाजनपद बिहार के क्षेत्र से थे। वज्जी महाजनपद की यदि बात करें तो वज्जी महाजनपद यह वैशाली और मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में विस्तृत महाजनपद था। इसकी राजधानी वैशाली थी। यह महाजनपद 8 कुलों का संघ था, इसीलिए इसको अठकुल भी कहा जाता है। लिच्छवी गणराज्य वज्जी में शामिल था और विश्व का पहला गणतंत्र जो लिच्छवी है वो लिच्छवी गणराज्य भी वज्जी में ही शामिल था। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे महावीर स्वामी, उनका जन्म भी कुंडग्राम वैशाली में ही हुआ था और साथ ही वज्जी महाजनपद का जो हिस्सा है वहीं पे प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली जो है वो भी वैशाली की ही रहने वाली थी। ये सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। ओके। वज्जी महाजनपद को लेकर, किसको लेकर? वज्जी महाजनपद को लेकर ये सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। ओके। नेक्स्ट देखते हैं अंग महाजनपद। आप इसमें पढ़ेंगे कि वर्तमान बिहार में जो मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र है वही अंग महाजनपद का क्षेत्र है। इसकी राजधानी जो है वो चंपा थी और इस स्थान पर एक प्रमुख नदी बहती थी जिसका नाम था चंपा नदी। क्या नाम था? चंपा नदी। इसीलिए इसकी जो राजधानी है उसका नाम क्या था? चंपा था। ओके। आप आगे यह समझेंगे कि चीनी यात्री जिनका नाम हुएनसांग था उन्होंने चंपा शहर को चेम्पोंग कहा था। क्या कहा था? चंपा शहर को चेम्पोंग किसने कहा था? चंपा शहर को चेम्पोंग वियनसान ने कहा था। किसने कहा था? वियनसान ने। क्या कहा था? चंपा शहर को चेम्पोंग कहा था। ओके। चंपा क्या थी? तो राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो अंग की राजधानी थी। ओके। नेक्स्ट आप क्या देखेंगे? मगध महाजनपद। मगध महाजनपद में आप देखेंगे कि यह जो मगध महाजनपद है वो गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, औरंगाबाद, नवादा आदि जिलों में विस्तृत था। ओके। कहाँ कहाँ? गया, जहानाबाद, अरवल, पटना, औरंगाबाद, नवादा इत्यादि जिलों में जो है मगध महाजनपद विस्तृत था। इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी। कहाँ थी? इसकी प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? बताइए। इसकी प्रारंभिक राजधानी जो थी वो राजगृह थी। ओके। और इसके साथ आप यह भी समझेंगे कि पुराणों और महाभारत के अनुसार मगध जो है वो सबसे प्राचीन वंश भी था। ओके। सबसे प्राचीन वंश भी था पुराणों और महाभारत के अनुसार। ओके। प्राचीन वंश, सबसे प्राचीन वंश जो है। ओके। इस तरीके से मगध का सबसे प्राचीन वंश था और इस समय इसको बृहद्रथ माना जाता है। क्या माना जाता है? बृहद्रथ माना जाता है कि पुराणों और महाभारत के अनुसार मगध का सबसे प्राचीन वंश जो है वो बृहद्रथ था। मगध सबसे प्राचीन महाजनपद थी और जिसका एक सबसे प्राचीन वंश था उसका नाम था बृहद्रथ वंश। कौन वंश? बृहद्रथ वंश। ओके। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। आगे आप देखेंगे बृहद्रथ वंश को। बृहद्रथ वंश में आप यह देखेंगे कि इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम भी बृहद्रथ ही था। इस वंश के जो सबसे प्रतापी शासक थे उनका नाम था जरासंध। जरासंध का अखाड़ा जो है कहाँ स्थित है? जरासंध का अखाड़ा राजगृह में स्थित है। जरासंध के बाद इस वंश का जो शासक बना वो सहदेव बना। कौन बना? बृहद्रथ वंश का जो शासक बना सहदेव बना। किसके बाद? तो बृहद्रथ के बाद इस वंश का बृहद्रथ के बाद इस वंश का शासक जरासंध बनता है और जरासंध के बाद इस साम्राज्य का इस वंश का शासक जो है वो कौन बनता है? सहदेव बनता है। इस वंश के जो अंतिम शासक की बात यदि की जाएगी तो अंतिम शासक रिपुंजय था। कौन था? रिपुंजय। आप इसको याद रखेंगे। ओके। क्या याद रखना है? बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ के बाद इसका संस्थापक जरासंध।
ओके, जरासंध का जो अखाड़ा है राजगृह में स्थित है। जरासंध के बाद इसका शासक बना सहदेव। सहदेव के बाद अंतिम शासक बने रिपुंजय। इस तरीके से आप इनको 4-5 फैक्ट जो है याद रखने हैं। बृहद्रथ वंश की जो मगध की राजधानी है वो राजगृह थी। बृहद्रथ वंश में जो मगध की राजधानी है वो क्या थी, तो राजगृह थी। ओके, बस आपको इतना ही याद रखना है। इसके बाद हम देखेंगे हर्यक, शिशुनाग और नंदवंश। इन वंशों को हम आगे आने वाले सेशन में भी देखेंगे। ओके, इसमें आपको क्या रखना है, बृहद्रथ वंश के संस्थापक बृहद्रथ। बृहद्रथ के बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जरासंध। जरासंध के बाद इस वंश का शासक किसके पास था, सहदेव के पास। जरासंध का अखाड़ा कहाँ है, राजगृह में है। बृहद्रथ वंश का राजधानी कहाँ थी, राजगृह ही थी। और इस वंश के अंतिम शासक कौन थे, रिपुंजय थे। इस तरीके से आपको इतने फैक्ट्स अवश्य याद रखने हैं। इतने फैक्ट्स जरूर याद रखने हैं। यही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं बृहद्रथ वंश प्राचीन बिहार के इतिहास में। ओके, इसके बाद हम हर्यक वंश को देखेंगे आने वाले सेशन में। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।